नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह। YouTube के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय देश में चर्चा 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित क्षेत्र में चुनाव की हो रही है। चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी एक राज्य की चर्चा है तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए पूर्व का सबसे मजबूत किला है जिसको वो अभी तक तोड़ नहीं पाई, भेद नहीं पाई। और वहाँ उसकी लड़ाई है किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं, खासतौर से कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी को अक्सर आसानी से सफलता मिलती है। ये पिछले कई चुनावों में देखा जा गया है। लेकिन वहाँ लड़ाई है ममता बनर्जी से, जिनको एक समय अग्निकन्या कहा जाता था। वो 10 साल से प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। वो तो 2 मई को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे। लेकिन अभी जो लड़ाई का रुख दिख रहा है उससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम बदलता रहा, राजनीति बदलती रही और वो कौन सी नई शक्ल अख्तियार करने जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की एक खास स्थिति है, या कहें कि उसका एक विशिष्ट चरित्र है। पश्चिम बंगाल के लोगों का और पश्चिम बंगाल से बाहर भी जो लोग हैं उनका ये मानना था कि ये ऐसा राज्य है जहां बीजेपी कभी अपने पैर नहीं जमा पाएगी। और पश्चिम बंगाल में एक वर्ग है भद्र लोग, यानी संभ्रांत वर्ग समाज का जो होता है, जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर जो है उच्च जातियों के लोग हैं। ये उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, लेकिन पिछले 70 सालों से प्रदेश की राजनीति और उसकी सामाजिक नीति यही वर्ग तय करता रहा है। ये मान लिया गया था अब तक कि ये धारणा पुष्ट हो गई थी लोगों के बीच में कि पश्चिम बंगाल में वही होगा जो भद्र लोग तय करेगा। कौन जीतेगा, किसकी सरकार आएगी, भद्र लोग किसके साथ जाएंगे, वो उससे तय होगा कि किसकी सरकार आने वाली है। वो 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट के साथ थे, खासतौर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कहें सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उनके साथ रहे तो उनकी सत्ता रही। फिर 2011 या बल्कि कहें 2008 में जब नंदीग्राम का संग्राम शुरू हुआ, जब आंदोलन शुरू हुआ, तब से ममता बनर्जी की ओर थोड़ा थोड़ा झुकाव शुरू हुआ इस भद्र लोग के वर्ग का। और हुआ ये, उसका नतीजा ये हुआ कि 2011 में ममता बनर्जी चुनाव जीत गई। लेकिन एक चीज़ को नज़रअंदाज किया गया, केवल भद्र लोग के ही ममता बनर्जी के साथ जाने की वजह से उनकी जीत हुई, ऐसा मानना गलती होगी। हुआ यूँ कि पश्चिम बंगाल में जाति की राजनीति कभी चली नहीं, या किसी ने चलाने की कोशिश नहीं की, ये भी आप कह सकते हैं। लेफ्ट फ्रंट, चूँकि खासतौर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जाति की व्यवस्था को, या कहें जाति की जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने से मना करती रही। नतीजा ये रहा कि उनकी जो उनका पोलित ब्यूरो है, जो नीति निर्धारण करने वाली समिति है सबसे बड़ी, उनकी जो सेंट्रल कमेटी है, उसमें आदिवासियों, दलितों का कोई प्रतिनिधित्व लंबे समय तक नहीं रहा। तो ये इससे एक धारणा और पुष्ट हुई कि पश्चिम बंगाल में जाति की राजनीति कभी चलेगी नहीं, कोई चलाने की कोशिश करेगा तो उसको सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी ने 2011 के चुनाव से पहले मतुआ महासंघ, जो नामशूद्र दलित हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग जो है बंटवारे के बाद आज जो बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल था, वहाँ से आए। उनकी समस्याएं बहुत सारी हैं। उनकी समस्याओं को एड्रेस करने की बात या आश्वासन पहली बार ममता बनर्जी ने दिया। और उनकी जो एक तरह से कहें आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनको बोड़ो माँ कहते हैं या बड़ी माँ, उनके साथ उनका आशीर्वाद मिला ममता बनर्जी को। मतुआ वर्ग के संप्रदाय के लोगों ने जी जान से समर्थन किया ममता बनर्जी का। जीतने के बाद सरकार बनी तो उन्होंने महासंघ के लिए
कई वित्तीय घोषणाएं की, और जो बड़ों माँ थी, बड़ी माँ जो थी, उनके बेटे को जो है उन्होंने राज्य मंत्री बना दिया। और इससे लगा कि ये समुदाय पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ आ गया। लेकिन धीरे धीरे इस परिवार में जो है वो विघटन शुरू हुआ, परिवार में मतभेद शुरू हुए। नतीजा ये हुआ कि जिसे मंत्री बनाया था ममता बनर्जी ने, वो टीएमसी से निकल गए, बीजेपी के साथ चले गए। उनके बेटे भी बीजेपी के साथ चले गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली बंगाल से। तो इससे लगा कि जो है ममता बनर्जी का जो वर्चस्व है वो बना हुआ है। फिर आया 2016 का विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में चुनाव आते आते मतुआ महासंघ में बिखराव इतना हो गया था कि उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो गया। और केवल मतुआ महासंघ की बात नहीं है, दूसरी दलित जातियां, आदिवासी, उसके अलावा पिछड़ा वर्ग, सबको ज़्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई पार्टी आएगी उनकी बात सुनेगी। और 16 में एक तरह से कहें ऐतिहासिक जीत हुई ममता बनर्जी की पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, और उनको 294 में से 211 सीटें मिली। उसके लेकिन ये सब के दौरान एक बात, एक कहें कि समानांतर एक चीज़ और चलती रही। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट की 34 साल की सरकार को, सत्ता को उखाड़ा, कांग्रेस को पीछे धकेला, सत्ता में आई। उसके बाद उन्हें लगा कि अब ये मौका है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट दोनों को अगर राज्य से जो है ख़त्म कर दें, मतलब ख़त्म कर दें से मतलब कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन उनको पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दें, तो उनकी जीत बहुत लंबे समय तक के लिए सुनिश्चित हो सकती है। इसके लिए उन्होंने चुना कि अगर 28-30% जो मुस्लिम मतदाता हैं वो पूरी तरह से, क्योंकि ये कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट इस वोट का बंटवारा करते थे, तो उन्हें लगा कि ये अगर पूरी तरह से हमारे साथ आ जाए तो हमारे लिए जो है आगे का रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। ये लेफ्ट फ्रंट और जो कांग्रेस का कांटा है वो निकल जाएगा। आप सब लोगों ने बचपन में कहानियाँ बहुत सी सुनी होंगी, ऐसी भी कहानियाँ सुनी होंगी कि राजा शिकार के लिए निकले अपने साथियों के साथ और जंगल में बहुत दूर निकल गए, अपने साथियों से बिछड़ गए। ममता बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश में वो इतनी दूर चली गई कि उन्होंने एक समय बयान दिया कि मुस्लिम मतदाता या मुसलमान जो हैं वो हमारे लिए दुधारू गाय हैं, तो उनकी हम 2 लात खाने को भी तैयार हैं। यहीं तक रुक गई होती तब भी शायद कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन वो इससे आगे चली गई। उनको लगा कि हिंदू त्योहारों को रोकने से, हिंदुओं के खिलाफ दमन से उनका जो है वो वर्चस्व इस वर्ग पर और ज़्यादा होगा, वो खुश होंगे और उनके साथ पूरी तरह से आ जाएंगे, फिर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन ममता बनर्जी एक चीज़ भूल गई कि किसी भी पावर सेंटर में, वो संगठन का हो, सत्ता का हो, वहाँ या सामाजिक हो, वहाँ वैक्यूम नहीं रहता। अगर एक शक्ति हटती है तो दूसरी उसकी जगह लेती है। बीजेपी उसकी जगह ले रही थी, लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि बीजेपी जो है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी, ये कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता, ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हिंदी बोलने वाले हैं, इनका जो है पश्चिम बंगाल में जब अयोध्या आंदोलन के दौरान कुछ असर नहीं हुआ तो अब क्या असर होगा। ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी जो उनके लिए भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली विधानसभा की। उससे ममता बनर्जी का हौसला और बढ़ गया। उनको लगा कि बीजेपी के तो यहाँ खड़े होने का कोई सवाल ही नहीं। फिर उन्होंने दूसरी बड़ी गलती की, शायद सबसे बड़ी गलती कहें, 2018 में जब पंचायत चुनाव हुए तो पंचायत चुनाव के दौरान 1/3 क्षेत्रों में, चुनाव क्षेत्रों में उन्होंने विपक्ष के किसी उम्मीदवार का पर्चा भी दाखिल नहीं होने दिया। भारी पैमाने पर रिगिंग की, हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और सरकार के खिलाफ जो है टिप्पणी करनी पड़ी।
लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि हम जीत रहे हैं तो इससे बाकी चीज़ों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, और अपने इस जो है सोच में, अपनी विचारधारा में वो और आगे बढ़ती गई। उन्होंने सरस्वती पूजा रोकने की कोशिश की, उन्होंने मुहर्रम के जुलूस के लिए जो है दुर्गा जो मूर्ति विसर्जन है का कार्यक्रम होता है उसको रोका, हनुमान जयंती का कार्यक्रम रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे, और अब देखिए ये सब कार्यक्रम ज़्यादातर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग ज़्यादा करते हैं। इन धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी शिरकत ज़्यादा होती है। इस वर्ग को लगने लगा कि ये सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी हो सकती, ये हमारे लिए नहीं है। अब इस कोड में खाज का काम किया दो चीज़ों ने। ममता बनर्जी जीती थी लेफ्ट के खिलाफ, जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार था लेफ्ट का, और उसके अलावा जो है जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रही थी, अपने विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह का कार्यक्रम लेफ्ट फ्रंट ने चलाया, ममता बनर्जी उससे ज़्यादा आगे निकल गई। उन्होंने जो भी विरोध की आवाज़ थी उसको पुलिस बल से, सत्ता बल से दबाने की कोशिश की। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के प्रति लोगों की आसक्ति, या बीजेपी के प्रति कहें कि लगाव, धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर आया 2019 के लोकसभा चुनाव के समय तक ममता बनर्जी को तब भी उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि अब चूँकि लेफ्ट और कांग्रेस हाशिए पर चले गए हैं, बीजेपी 2 सीट जीती थी 14 में, इस बार 3 जीत जाएगी या 4 जीत जाएगी। जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे, 2 से 4, 4 से 6, इससे ज़्यादा कोई सीट देने को तैयार नहीं था। बीजेपी जीती 18 सीटें। ये बहुत बड़ा झटका था ममता बनर्जी के लिए। उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई तो यही थी। तो उसके बाद जो उनकी पब्लिक रैली हुई, जो पब्लिक मीटिंग्स में, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहां बीजेपी का उम्मीदवार जीता था लोकसभा में, उन्होंने बड़े उससे कहा कि भाई मेरी गलती क्या थी, आप लोगों ने बीजेपी को क्यों जिता दिया, मैंने इतना काम किया आपके लिए। लेकिन वो इस बात को तब भी नहीं समझ पाई कि बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, उसका समर्थन का आधार बढ़ रहा है। और 2019 में दोबारा आने के बाद केंद्र में सत्ता में बीजेपी की सरकार नागरिकता कानून में संशोधन का विधेयक ले आई, उसे पास कराया और कानून बना दिया। मतुआ समुदाय के जो 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय जो लोग आए थे वहाँ से भागकर, उन लोगों को आज तक नागरिकता नहीं मिली। इस कानून से उनको पहली बार लगा कि हम भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का उनसे कहना था कि भाई आपको क्या चाहिए, हमने आपको वोटर आई कार्ड दे दिया, आपको राशन कार्ड दे दिया, आपको दूसरी सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसमें क्या समस्या है अगर नागरिकता नहीं है। ये उनका जो दर्द था, इसको ममता बनर्जी समझने में नाकाम रही। बीजेपी ने समझा और नतीजा ये हुआ कि मतुआ समुदाय, आदिवासी, ये सब वर्ग जो है वो बीजेपी की तरफ खींचता चला गया। इसलिए आप देखिए कि आदिवासियों में जो समर्थन था 2014 में बीजेपी को 11%, वो बढ़कर 61% तक चला गया। इसी तरह दलित वर्ग में, इसी तरह से पिछड़ा वर्ग में 3 गुना 4 गुना समर्थन बढ़ गया। तब भी ममता बनर्जी समझी नहीं। उनको लगा कि अब और शिद्दत से जो है मुस्लिम मतदाता को अपने साथ करना। 30% मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो हमारे साथ रहेगा तो हिंदू तो जो अपने आप जो है, जिनके लिए हमने काम किया है वो आएंगे। उनकी सरकार की जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स थी, बहुत अच्छी स्कीम्स है, वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, उनसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और आने लायक योजनाएं थी। लेकिन 2 चीज़ें उसमें हुई, वो ये कि इन योजनाओं को लागू करने में भारी भ्रष्टाचार हुआ। जो कट मनी का कल्चर आज पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो कट मनी की बात होती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये हुई कि अपने लोगों को देना है। ये जो अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने दे, उस तरह की स्थिति हो गई कि जो तृणमूल का समर्थक है उसी को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
इसके कारण जो है सरकार के प्रति नाराज़गी बढ़ती गई। लेकिन दमन सरकार का ऐसा था कि लोग चुप रहे, बोले नहीं। फिर आया अम्फन तूफान। तूफान में केंद्र सरकार ने मदद भेजी। उस मदद का पैसा टीएमसी के लोगों ने लूट लिया। उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। सीएजी को कहना पड़ा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ममता सरकार ने मना कर दिया जांच करने से। वो जो ज़मीन पर बदलाव हो रहा था उसको लगातार देखने से मना कर रही थी, इनकार कर रही थी। वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनको लग रहा था कि मुझे छोड़ के लोग कहाँ जाएंगे। फिर एक चीज़ हुई, वो है जय श्री राम का नारा। इस नारे को उन्होंने ये मान लिया कि ये बीजेपी का नारा। ये नारा पहली बार बीजेपी के लोगों ने पश्चिम बंगाल में नहीं लगाया। ये नारा पहली बार आसनसोल में लगा, दंगे के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने लगाया। दूसरा जो उनकी धारणा है ममता बनर्जी की, ये नारा लगाने वाले उत्तर भारतीय हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार से या दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल में आए हैं, बस गए हैं या काम करते हैं, उन्होंने भी नहीं लगाया। पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी लोगों ने ये नारा पहली बार लगाया। उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह से रिएक्ट करना शुरू किया, एक बार वो जा रही थी, उनका काफिला जा रहा था, कुछ सड़क के किनारे 20-25 लोग मुश्किल से खड़े थे। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया, गाड़ी रुकवाई और कहा कि खाल खिंचवा लेंगे तुम्हारी, और पुलिस से कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। फिर दूसरी घटना हुई, प्रधानमंत्री के साथ कोलकाता में एक सरकारी कार्यक्रम था। वहाँ वो बोल रही थी तो बीच में जय श्री राम का नारा लगा। नाराज़गी में वो कार्यक्रम छोड़कर चली गई। ये इस तरह का ये काम किसी भी मुख्यमंत्री ने इससे पहले किया हो, मुझे याद नहीं कम से कम। तो ये जय श्री राम का नारा जो है अब बंगाल में ममता विरोध का नारा बन गया। तो ममता बनर्जी जितना चढ़ने लगी, उतना लोग जो भी टीएमसी विरोधी थे या ममता बनर्जी से नाराज़ थे, वो ये नारा लगाने लगे। और इसका फ़ायदा बीजेपी को धीरे धीरे होने लगा कि एक काउंटर पोलराइजेशन होने लगा। जिस तरह से ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, चाहे वो मौलवियों को वजीफ़े की बात हो, दूसरी सुविधाएं देने की बात हो, उनकी संस्थाओं को फंड देने की बात हो, इन सब को देखते हुए उनको लगा कि ये वर्ग हमारे साथ है तो बाकी हमको 15-20% भी वोट मिल जाएगा हिंदुओं का, तो हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे खराब हो रही हैं, इसलिए कि उनको ये उम्मीद शायद नहीं थी कि इस तरह का काउंटर पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में हो सकता है। तो कई चीज़ें बदलने जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भद्र लोग जिसके साथ नहीं है, जिस पार्टी के साथ नहीं है, उसके जीतने की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 121 या 123 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर आगे थे। आज की स्थिति ये है कि उससे कहीं ज़्यादा सीटों पर बीजेपी आगे नज़र आ रही है। और ममता बनर्जी की एक और समस्या हुई, वो ये कि पार्टी के अंदर उन्होंने 2016 के बाद से अपने भतीजे को बढ़ाना शुरू किया। बड़ा स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि मेरा राजनीतिक वारिस मेरा भतीजा होगा, अभिषेक बनर्जी। इसका पार्टी के अंदर जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, नंदीग्राम के संघर्ष में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की जो भूमिका थी, दूसरे नेताओं की, उन सबको लगा कि अब हमारे लिए जगह नहीं है, हमारा रास्ता बंद हो गया। इस बात को समझने में ममता बनर्जी नाकाम रही। तीसरा, या मतलब अब तो कई हो गए, तीसरा नहीं कहना चाहिए, गिनती छूट गई। उन्होंने एक काम और किया और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव शुरू होने से लगभग 6 महीने पहले, 5 महीने पहले एक नारा लगाया, एक अभियान शुरू किया, बल्कि ये बाहरी हैं, हम बंगाल की, हम माँ माटी मानुष की बात करते हैं, ये बाहरी लोग हैं, ये बंगाल की संस्कृति नहीं जानते, ये बंगाल की भाषा नहीं जानते, ये इनका साथ मत दीजिए। अब आप देखिए, ये शायद किसी दूसरी परिस्थिति में ये नारा थोड़ा काम करता है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ ये नारा क्यों नहीं काम कर रहा है कि जो नेता, जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को अपना बताती हो,
उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके इलेक्शन वोटर आई कार्ड की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, दूसरी चीज़ें कर रही है। वो पार्टी कह रही है कि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री बाहर ही हैं। तो ये मुद्दा चला नहीं, इसलिए कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये नहीं देखा। उन्होंने जनसभाओं में जो है चंडी पाठ शुरू कर दिया कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र ये है, शांडिल्य गोत्र है मेरा। तो ये सब बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 10 साल से आप सत्ता में हैं, आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण हैं, ये सबको मालूम है। ये सार्वजनिक सभा में बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपने 10 साल में हिंदुओं की उपेक्षा की, खास तौर से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की उपेक्षा की। ये लोगों को पता था। ये ममता बनर्जी को भी एहसास हो गया कि ये मैं गलती कर चुकी हूँ। तो उसको सुधारने की कोशिश में उन्होंने ये सब शुरू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, नतीजा तो आएगा 2 मई को, लेकिन अभी जो स्थिति है बंगाल की, उसमें आप 2 चीज़ें देखिए। नंदीग्राम का संग्राम बहुत भीषण हुआ, दूसरे फेज़ में वहाँ मतदान हो चुका है, ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं। वहाँ आप उस दिन पोलिंग के दिन का दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ममता बनर्जी को, शुभेंदु अधिकारी निश्चिंत नज़र आते हैं। वो हारेंगे जीतेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन ममता बनर्जी को देखिए खींची हुई है। एक बूथ पर वो लगभग 2 घंटे बैठी रही। वो मुख्यमंत्री होते हुए आरोप लगा रही हैं कि उनके लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल या शायद किसी भी राज्य की राजनीति में इस तरह की बात नहीं सुनी रही होगी। और वो ममता बनर्जी जिन्होंने 10 साल जो है अपने विरोधियों का दमन किया, हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया, प्रश्रय दिया, वो ऐसी बात कह रही है। तो बात यह है कि ममता बनर्जी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है और बहुत तेज़ी से खिसक रही है। इसलिए इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि शायद वो किसी दूसरी सीट से भी अपना नॉमिनेशन फाइल करें, क्योंकि 8 चरणों में होना है चुनाव। तो 7वें 8वें चरण के लिए भी 7 अप्रैल तक का समय है उनके लिए। वो दूसरी सीट से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये पता नहीं है, लेकिन ये ख्याल आना, इस बात की चर्चा होना, इस बात की संभावना हो ही बताती है कि ममता बनर्जी की स्थिति खराब है। लोकसभा चुनाव में जो शुरू हुआ था उसको अगर उसी समय उन्होंने गंभीरता से लिया होता, लोकसभा चुनाव के नतीजों से ये माना होता, उनको लगा कि ये लोकसभा का चुनाव था, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ा, प्रधानमंत्री के लिए जो है ये वोट था, इसलिए सीटें बीजेपी को मिल गई। विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, विधानसभा में लोग फिर मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो एक पहली बार जो भद्र लोक है उसकी भूमिका इस चुनाव में नगण्य होने वाली है, या कहें कि वो जो चाहते हैं, जिसके साथ हैं, उसके खिलाफ हवा बह रही है। दूसरा, जाति का प्रवेश हुआ, जो सोशल इंजीनियरिंग की है बीजेपी ने, उसका नतीजा ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। सोशल इंजीनियरिंग को जो उपेक्षा की ममता बनर्जी ने, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा दिखाई दे रहा है। भाई भतीजावाद का नतीजा दिखाई दे रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में कभी सत्ता में नहीं रही, तो इसलिए उसका कोई बैगेज नहीं है, हिस्ट्री का कोई बैगेज नहीं है। जब ये सत्ता में थे तब ऐसा किया था, अब ऐसी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए दावा करने के लिए या फिर लोगों को लुभाने के लिए, वायदे करने के लिए, सपने दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो आप ये मान कर चलिए कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। कितनी सीटें किसको आएंगी 2 मई को उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी इतना निश्चित है कि ममता बनर्जी का किला अगर 2 मई को ढह जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नए विषय को लेकर। नमस्कार।